हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं और रियल लाइफ में हमें पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होती क्या है। क्योंकि हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 10th के स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि समीकरण होती क्या है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि समीकरण क्या होती हैं, ठीक है? देखो, जब हम समीकरण की बात करते हैं ना, तो समीकरण को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, ठीक है? तो जो चर होते हैं, चर का मतलब इंग्लिश में कहते हैं चर को वेरिएबल्स, ठीक? ये जो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू कैसी होती है? फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसीलिए हम इसको एक्स, वाई, ज़ेड छोटी एबीसीडी के वर्ड से रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है? और जो अचर होते हैं इन्हें कहते हैं कांस्टेंट्स और इनकी वैल्यू कैसी होती है? इनकी वैल्यू होती है फिक्स, ठीक है? जैसे कि 1, 2, 3, -1, -2, 0, डॉट, डॉट, डॉट ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी, ठीक है? तो जब चर और अचर के बीच में हम समानता का यानी कि इक्वलिटी का यानी इक्वल्स टू का साइन लगा देते हैं, तो एक समीकरण बन जाती है। चर और अचर के बीच में क्या लगाना होता है हमें? इक्वल्स टू का साइन। तो इस स्टेट को हम क्या कह सकते हैं? समीकरण कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये जो समीकरण हमें समझ में आई, जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो मैथ्स में कई तरह की समीकरण होती है। आपने अभी इससे पहले एक चैप्टर करा था, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था रैखिक समीकरण, ठीक है? तो ये रैखिक समीकरण भी है, द्विघात समीकरण, क्या इसके अलावा भी कोई और समीकरण होती है? तो आइए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कितने प्रकार की समीकरण होती हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण, ठीक है? और समीकरण के प्रकार देखते हैं, कितने तरह प्रकार के समीकरण हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग मैं समीकरण को सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 3 स्टेट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? पहला स्टेट जो होगा यानी पहला टाइप जो होगा, पहला टाइप है समीकरण का, वो होती है हमारी रैखिक समीकरण, रैखिक, ठीक? दूसरा टाइप जो है समीकरण का, वो कहलाता है हमारा द्विघात, ठीक? और जो आखिरी टाइप बच रहा है हमारा, वो है त्रिघात, ठीक है? तो अभी तो मैंने लिख तो दिए 3-3 टाइप के भयंकर-भयंकर से नाम रैखिक, द्विघात, त्रिघात। इनमें डिफरेंस क्या है? कैसे हम समझें कि रैखिक और द्विघात अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, कैसे हम समझेंगे इनमें क्या डिफरेंस है? किसको हम द्विघात बोल सकते हैं, किसको त्रिघात बोलेंगे और किस इक्वेशन को हम रैखिक कहेंगे? तो इनका बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो, जब हम रैखिक की बात करते हैं, तो रैखिक समीकरण यानी कि जो रेखा बनाए और रेखा कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, ठीक है? अच्छा, तो अब रैखिक समीकरण बनाने के लिए ना हमेशा याद रखो, चर के ऊपर जो होगा चर के ऊपर की घात 1 होगी, ठीक है? क्या होगी? 1, ठीक? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल क्या लिखा? मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा x बराबर 0, ठीक है? तो अभी x के ऊपर ना कोई भी मैंने वो नहीं रखी है, घात नहीं लिखी। तो जब कोई घात नहीं लिखी तो हम वहाँ पे क्या मान लेते हैं 1 होती है घात, ठीक है? तो x की घात 1 बराबर 0, तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्या है? रैखिक समीकरण है। मैंने क्या करा? मैंने लिखा x प्लस y बराबर 0, तो ये भी क्या है? एक रैखिक समीकरण है। ऐसे ही अगर मैं एक और लिखूँ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस ज़ेड बराबर 2 लिख दूँ, ठीक है? तो ये भी क्या है? एक रैखिक समीकरण कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि इनमें से किसी भी चर के ऊपर सबसे बड़ी घात कितने की है? 1 की है, ठीक? तो हमें घात याद रखनी है। घातों के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सी रैखिक होगी, कौन-सी द्विघात होगी और कौन-सी त्रिघात होगी। तो अब द्विघात की बात करते हैं तो नाम में लिखा है कि किसी भी चर की अगर घात कितनी हो जाए, चरों की घात सबसे बड़ी घात अगर 2 हो जाए तो क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण कहलाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 4। अच्छा, जब हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस में ना सिर्फ़ एक चर वाली द्विघात समीकरण के बारे में बात करी गई है। तो आपको हमेशा ये पढ़ना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 3, इस टाइप की जिसमें सिर्फ़ एक ही चर आ रहा हो। वैसे तो समीकरण ऐसी बन सकती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी इसमें सबसे बड़ी घात 2 की है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन आपके सिलेबस में बस ये स्टार्टिंग की 2 हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन यानी तीसरी टाइप समीकरण का, वो क्या है? त्रिघात। अब यहाँ से भी पता लग जाएगा आपको, समझ समझ में आ रहा होगा आपको कि त्रिघात समीकरण किसको कह सकते हैं? त्रिघात समीकरण वो समीकरण होती हैं जिनमें चर के ऊपर की सबसे बड़ी घात कितनी की होनी चाहिए? 3 की होनी चाहिए, ठीक? तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या ले सकते हैं हम? इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक्स क्यूब बराबर 27, ये भी क्या है? त्रिघात समीकरण है, ठीक? अच्छा, यहाँ पे भी देखते हैं एक्स क्यूब
एक और एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 3, ठीक है? ये भी क्या है, एक त्रिघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितने की है? 3 की। सबसे बड़ी घात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? इसमें घात 2 की भी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन-सी है? 3, इसलिए क्या कहलाएगी? त्रिघात कहलाएगी। अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से ये वाली घात हटा दूँ, ठीक है? और से भी लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो ये क्या बन गई? ये बन गई द्विघात समीकरण, ठीक है? लेकिन फिलहाल हमारी क्या है, ये एक त्रिघात समीकरण है। तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक रैखिक समीकरण, एक द्विघात समीकरण और एक त्रिघात समीकरण में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं कि अब हम समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है और इनको सॉल्व कैसे करा जाता है। देखो, जितने भी समीकरण हमको इस एनसीईआरटी बुक में गिवन होती हैं, उन सबको हमें सॉल्व करने के तरीके भी गिवन होते हैं। इसी तरह से अगर आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को चैप्टर में इंक्लूड करने का मतलब है कि आपको समीकरण सॉल्व करनी भी आनी चाहिए। तो जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो अभी लिखते हैं हम द्विघात समीकरण, ठीक है? द्विघात समीकरण को जब भी हम सॉल्व करेंगे, यानी जब भी उनका हल निकालेंगे, ठीक है? तो जब हम द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं? हमारे पास आते हैं मूल। क्या आते हैं? मूल, ठीक? और इन्हीं मूल को इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स। अब हमेशा ध्यान रखना, देखो, जब हम रैखिक समीकरण कर रहे थे, रैखिक समीकरण की सबसे बड़ी घात कितने की थी? 1 की थी। तो इसीलिए ना इसका सॉल्यूशन यानी इसका आंसर यानी एक्स और वाई की वैल्यू या सिर्फ़ एक्स की वैल्यू एक ही आ सकती थी, यानी एक ही टाइप की आ सकती थी, ठीक है? जब हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे ना, तो द्विघात समीकरण में हमारे पास 2 आंसर आएँगे एक ही वेरिएबल के, यानी अगर हम एक्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स के 2 आंसर्स निकल के आएँगे, 2 आंसर्स, ठीक है? यही 2 आंसर्स क्या कहलाएँगे? इनके मूल कहलाएँगे। क्या कहलाएँगे? यही 2 आंसर इनके मूल यानी कि रूट्स कहलाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना है, हम रैखिक समीकरण सॉल्व करेंगे क्योंकि उनकी पावर 1 की है, तो इनका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है? अब त्रिघात समीकरण का अगर हम सॉल्व करते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी अगर हम रैखिक समीकरण को सॉरी त्रिघात समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनकी पावर कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे कितने आंसर निकल के आएँगे हमें? हमारे पास 3 तरह के आंसर्स निकल के आएँगे। ये भी क्या कहलाएँगे? इनके रूट्स कहलाएँगे। रूट्स, सॉल्यूशन, ठीक है? ये बात एक ही है। रूट्स यानी रूट्स को हिंदी में मूल कहते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन यानी हल, और ज़ीरोज़ जो हम पॉलिनोमियल पढ़ के आए थे बहुलक वाले चैप्टर में, जिसमें हम ज़ीरोज़ को शून्याङ्क कहते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, इन सब में कोई डिफ़रेंस नहीं है, बस चैप्टर के हिसाब से इनका नाम चेंज करा हुआ है, ठीक है? अच्छा, तो अभी हमने ये समझा कि द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमारे पास मूल आता है, ठीक है? द्विघात समीकरण को हल करा तो हमारे पास मूल आया। अच्छा, तो हम द्विघात समीकरण हल कैसे कर सकते हैं? हल करने की विधि एनसीईआरटी में आपको 2 तरह की विधि गिवन है। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन-सी? गुणनखंड, गुणनखंड विधि। ठीक? गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि कौन-सी है हमारे पास? दूसरी विधि है हमारे पास द्विघात सूत्र, द्विघात सू ठीक? द्विघात सूत्र, ये कौन-सा सूत्र है? देखो, जब हम द्विघात सूत्र की बात करेंगे, तो द्विघात सूत्र बहुत सिंपल है। द्विघात सूत्र में सबसे पहले हम डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी, ठीक? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये द्विघात सूत्र बनाने की द्विघात सूत्र जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? मूल निकाल सकते हैं, ठीक है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कैसे आया? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, तो अभी मुझे याद आई। देखो, जब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं ना या लिखते हैं, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वो होती है यानी उसका ढाँचा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, ठीक है? तो इसमें जो एक्स स्क्वायर और ये एक्स है ना, ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे, ये चेंज ही नहीं होंगे कभी भी। लेकिन ए, बी, सी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी, अलग-अलग सॉल्यूशन में अलग-अलग इक्वेशन में अलग-अलग वैल्यू होंगी इनकी। सी का मतलब क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, यानी कि एक अचल संख्या होगी। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 4x स्क्वायर, मैंने एक समीकरण लिखी, 4x 4x नहीं लेते हैं यहाँ पे, इसको मिटा करके 2x ले लेते हैं, बराबर 3 इक्वल्स टू 0, ठीक? ये एक समीकरण लिखी मैंने। अब इस समीकरण में आपको पता करनी होती है कि ए, बी, सी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है? देखो, एक्स स्क्वायर से जब हमने कंपेयर करा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच हो गया, एक्स से एक्स मैच हो गया, ठीक है? तो ए की वैल्यू क्या निकली? ए की वैल्यू निकली हमारे पास 4, और बी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास? बी की वैल्यू निकली 2, सी की वैल्यू क्या निकली हमारे पास? सी की वैल्यू निकली हमारे पास 3। आई बात समझ में? तो ए, बी, सी की वैल्यू हम समीकरण से ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कंपेयर किससे करना पड़ेगा? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है? एक छोटी-सी ट्रिक याद रख लो हमेशा कि जब भी हम द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर के साथ, मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर के साथ हमें हमेशा ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? और बी एक्स जो होगा वो हमेशा
हमें बी की वैल्यू दे, एक्स के साथ जो भी वैल्यू लगी होगी, और सी एक कांस्टेंट होगा, तो एक अचर संख्या जो भी दिख रही होगी हमें इक्वेशन में, वो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आई? अच्छा, तो भैया इसका एक और एग्ज़ाम्पल लेके देख लेते हैं, थोड़ा-सा और क्लैरिटी आ जाएगी हमारे दिमाग में। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, देखो, अभी मैंने क्या लिखा? अभी मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी एक द्विघात समीकरण है। अच्छा, तो अब इसके अंदर में एबीसी की वैल्यू निकालनी है। चलो समीकरण लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच हो गया, चलो मैच हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं होता तो वहाँ क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। चलो, तो ए की वैल्यू मिल गई हमारे पास, क्या है, ए की वैल्यू वन है, लेकिन भैया यहाँ तो एक्स की वैल्यू है ही नहीं। अच्छा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ पे बी की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते। तो ध्यान रखो, हमेशा हर क्वाड्रेटिक में ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता ही होता है। यहाँ से एक्स क्यों गायब हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई अगर एक्स से होगी तो आंसर क्या आ गया, जीरो, यानी एक्स गायब हो गया। इसीलिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जीरो, और सी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको यहाँ पे, अचर संख्या कौन सी है, 7, तो सी की वैल्यू क्या निकली, 7। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू मिलेगी, एक्स के साथ बी की वैल्यू मिलेगी, और सी एक अचर संख्या होगी, अचर संख्या हमेशा सी की वैल्यू निकाल के देगी। अब ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जब हमें ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो इन्हीं ए बी सी की वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हम द्विघात सूत्र में इनकी वैल्यूज़ रख सकते हैं। देखो, इसमें बोला है ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 गिवन है और सी की वैल्यू भी 3 गिवन है, तो हम सारी वैल्यूज़ के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि हम क्या निकाल सकते हैं, मूलों की संख्या निकाल सकते हैं, मतलब मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं, किस तरह की प्रकृति है मूल की। देखो, मूलों की प्रकृति 3 तरह से डिसाइड होगी। ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका नेगेटिव में आ सकता है, यानी माइनस में आ सकता है। या तो इसका आंसर कैसा आ सकता है? 0 आ सकता है, शून्य, या फिर पॉज़िटिव में। ठीक? देखो, 0 से छोटा नेगेटिव, यानी सारे नंबर नेगेटिव में, 0 से बड़े सारे पॉज़िटिव, सब के सब प्लस में आएँगे। ठीक है? और 0 यानी इसको सॉल्व करोगे तो एग्ज़ैक्ट 0 आंसर आ रहा होगा आपका। ठीक? तो जब नेगेटिव हमारे पास आंसर होगा तो मूल यहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है? यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, कोई वास्तविक मूल होंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है? तो वास्तविक मूल नहीं है, यानी का मूल का मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलने वाला, तो इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है? अभी सेकंड 2 और हमारे पास सॉल्यूशन बचे हुए हैं। 2 सॉल्यूशंस हमारे पास क्या-क्या बचे हुए हैं, यानी एक से हमारा आंसर 0 आ रहा है और एक से पॉजिटिव की कोई भी नंबर आ रही होगी। तो जब भी हमारे पास डी को सॉल्व करने से 0 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे मूल कैसे होते हैं, बराबर। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, बराबर मूल मिलेंगे। कैसे मूल मिलेंगे? बराबर मूल। अच्छा, 0 आ गई, 0 वाला भी पार्ट हमारा खत्म हो गया। पॉजिटिव वाला पार्ट देख लेते हैं, पॉजिटिव में जब आंसर आएगा। तो इसमें भी हमारे पास मूलों की संख्या कैसे आएगी? यहाँ पे 2 भिन्न मूल मिलेंगे। भिन्न यानी कि अलग-अलग मूल मिलेंगे। ठीक है? इतनी देर से मूल-मूल कर रहे हैं, तो मैंने मूल समझाया भी है। मूल का मतलब सॉल्यूशंस, ठीक है? सॉल्यूशंस जो भी होंगे हमारे कैसे होंगे? अलग-अलग होंगे, और यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब कि जब नेगेटिव आए डी की वैल्यू, तो हमें सॉल्व नहीं करना है, और अगर डी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आए तो हमें सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करने के लिए हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे दोबारा से, या फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है, ठीक है? जब हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी और अगर वो 0 है और 0 से बड़ी है, तो हमारे पास एक नया फ़ॉर्मूला हमें इसमें यूज़ करना होता है। वो फ़ॉर्मूला है x निकालने का। क्या निकालने का? x, और x निकालने का फ़ॉर्मूला इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अभी आप बस इसको समझ लो, ये समीकरण कैसी है, ये मेन फ़ॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर में, और जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज़ में आएँगे, सॉल्व करेंगे उनको, तो मैं आपको इसको यूज़ करना अच्छे से समझा दूँगा। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है थी, जिसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चैप्टर का ढाँचा समझा कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या सीखेंगे। ठीक है? तो इसी के साथ हम ये चैप्टर यहाँ पे, चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में बस हमें हमें बस इतना ही समझना था। जो-जो हमें चैप्टर में क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो मेरी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली होगी। तो अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है? उसके सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखेंगे और उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे।